नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। नीट यूजी 2024 की सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर रहे रेलवे अंडरब्रिज की सड़क मरम्मत का कार्य शुरू। कन्नड़ अभिनेता दर्शन हत्या मामले में गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कुमारस्वामी ने कहा, कर्नाटक के अच्छे दिन शुरू हो गए। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। कैबिनेट में शामिल होंगे कुल 25 मंत्री। कुख्यात गैंगस्टर अबू सलीम को सता रहा जान का खतरा, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर लगाई गुहार। तो इंडिया अलायंस को झुंझुना मिला, संजय राउत के बयान पर भड़की कांग्रेस। शहजादा पूनावाला ने कह डाली ये बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। OEQI-UU 2024 के संचालन और मूल्यांकन में ओखिम की अक्षमता और भ्रष्टाचार उजागर होने पर एबीवीपी ने तत्काल सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। OEI-UU का परिणाम प्रकाशित करके ओखिम क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद OEQI-UU 2024 परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों के बारे में उठाए गए सवालों के समाधान के लिए सीबीआई जांच की मांग करती है। परीक्षा के दिन ही देश के कई हिस्सों से अनियमितताओं की खबरें आई है। कई जगह पर तो सॉल्वर पकड़े गए हैं और कुछ जगहों पर प्रश्न पत्रों के वितरण में भी अनियमितताएं हुई है। जिला संयोजक शशिकांत ने कहा कि एबीवीपी नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की जायजा मांगों के साथ एबीवीपी खड़ी है। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर छात्रों में काफी अविश्वास है। OEQI-UU परीक्षा के दिन देश के विभिन्न हिस्सों से सिस्टम में अतिक्रमण की खबरें आई है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारी नहीं की है। परीक्षा परिणामों को लेकर OEQI-UU उम्मीदवारों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। बीदर शहर के मुख्य सड़क हैदराबाद उदगीर रोड, इस रोड पर मार्केट पुलिस स्टेशन के सम्मुख रहे रेलवे अंडरब्रिज, जिसकी हालत हमेशा खराब रहती है। बारिश के मौसम में तो यह ब्रिज की सड़क आलावा का रूप ले लेती है। यहाँ से बड़े या छोटे वाहनों का गुजरना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस संबंध में 8 जून को बारिश के बाद केपी न्यूज ने इस क्षेत्र को कवर किया था। इस क्षेत्र की समस्या को उजागर करने के बाद आज मंगलवार को विभाग की नींद खुली और यहाँ पर सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया गया। केपी न्यूज हमेशा आमजन की समस्या को उठाता आया है और विभाग को चाटता आया है। यह सड़क की मरम्मत लगभग हर 2-4 महीने में की जाती है, लेकिन फिर भी यह सड़क मरम्मत के मात्र कुछ दिन ही ठीक रहती है। इसलिए इस बार जो कार्य किया जा रहा है उस पर विभाग पूरी तरह नजर रखकर गुत्तेदार पर अच्छा काम करने पर दबाव बनाए हुए है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता दर्शन को मंगलवार 11 जून को मैसूर में उनके फार्म हाउस से कामाक्षीपाल्य पुलिस ने एक हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेंगलुरु के अन्नपूर्णेश्वरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मूल शिकायत दर्ज की गई थी और उनसे पूछताछ की जा रही है। चित्रदुर्ग निवासी रेणुका स्वामी की हत्या की जांच कर रही पुलिस को दर्शन तक पहुंचने में सफलता तब मिली जब एक आरोपी ने उसका नाम बताया। आरोप है कि दर्शन लगातार आरोपियों के संपर्क में था। कन्नड़ अभिनेता पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक संदेश भेजने वाले रेणुका स्वामी को 8 जून को कामाक्षीपाल्य लाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव 9 जून को सुमनहल्ली पुल के पास स्थानीय लोगों ने पाया। मामले के सिलसिले में 10 अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दर्शन का कानून से यह पहला सामना नहीं है। सितंबर 2011 में उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी द्वारा घरेलू हिंसा का आरोप लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विजयलक्ष्मी ने आरोप लगाया कि दर्शन ने उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसमें उनका एक कान फाड़ना भी शामिल था, जिसमें 4 टांके लगने पड़े और उन्हें सिगरेट से जलाया गया। उनका शरीर सूज गया था और खून बह रहा था और उन्हें अपनी चोटें से उभरने के लिए एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मारपीट के दौरान दर्शन ने कथित तौर पर उनके बेटे को मारने की धमकी दी, जो उस समय 3 साल का था। शिकायत के परिणाम स्वरूप दर्शन को परप्पना अग्रहार में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवनियुक्त केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री कुमारस्वामी ने कहा कि वहां अगले 15 दिनों में एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और कारोबारियों को विश्वास में लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वह अपने कैबिनेट
पोर्टफोलियो से संतुष्ट है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे एक महत्वपूर्ण विभाग दिया है। मेरा मानना है कि देश का विकास इस विभाग पर काफी हद तक निर्भर करता है। मंत्री ने कर्नाटक की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं अगले 15 दिनों के भीतर इस विभाग के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार करने की योजना बना रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। विनिर्माण क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। मैं विभाग में सकारात्मक बदलाव लागू करने का प्रयास करूंगा। आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खरगे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को लंदन टेक वीक में सेमीकंडक्टर विनिर्माण, स्टार्टअप और विनिमय कार्यक्रमों पर बातचीत की। विज्ञप्ति के अनुसार प्रियांक ने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राज्य सरकार ने टोक्यो इनोवेशन बेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन अलायंस मार्केट एक्सेस प्रोग्राम GIA-MEP तैयार करने के अलावा कर्नाटक और टोक्यो स्टार्टअप्स के लिए बाजार विस्तार पर एक्सेस इन टोक्यो टीम के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जापानी सरकार ने 2024 बेंगलुरु टेक समिट सहित तकनीकी कार्यक्रमों में भाग लेने का निर्णय लिया है। एक अन्य बैठक में मंत्री ने कैम्ब्रिज मुख्यालय वाली सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर डिजाइन फर्म आर्म होल्डिंग्स के साथ बातचीत की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस फर्म के बेंगलुरु और नोएडा में कार्यालय है और इसका वार्षिक कारोबार $3.23 बिलियन है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने जा रही है। बुधवार 12 जून को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजयवाड़ा के कन्वेंशन सेंटर में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सभी 164 विधायकों के साथ बैठकें। नायडू की कैबिनेट में कुल 25 मंत्री बनेंगे, जिनमें टीडीपी से 19, जनसेना से 4 और बीजेपी से 2 मंत्री होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ हुई 175 विधानसभा सीटों की आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस चुनाव में टीडीपी के 135 एमएलए, एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के 21 एमएलए और बीजेपी के 11 एमएलए चुनकर आए। बैठक के बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, भाजपा, जनसेना और टीडीपी के सभी विधायकों ने मुझे एनडीए सरकार में आंध्र प्रदेश का आगामी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। टीडीपी से पार्टी अध्यक्ष अच्चन्नायुडू, बीजेपी से पुरंदेश्वरी और जनसेना से पवन कल्याण राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। राज्यपाल को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव देंगे। इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात कर चंद्रबाबू नायडू सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जानकारी दे दें कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट के पास बुधवार को सुबह 11:27 पर नायडू सीएम पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। ये बात लगभग तय हो गई है कि नायडू की कैबिनेट में कुल 25 मंत्री होंगे, जिनमें टीडीपी से 19, जनसेना से 4 और बीजेपी से 2 मंत्री बनेंगे। जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम को अपनी जान का खतरा सता रहा है। उसने मुंबई सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि उसे तलूजा जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट न किया जाए। सलेम की वकील अलीशा पारेख का कहना है उसने यह अर्जी दाखिल की है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है। तलूजा जेल ने जवाब देते हुए कहा है कि निचली कोठरी की हालत अच्छी नहीं है और इसे दोबारा बनाने की जरूरत है। उसके लिए कोई अन्य सुरक्षित स्थान नहीं है, इसीलिए उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। फिलहाल हमें अंतरिम राहत मिली है। पहले भी सलेम पर 2 बार हमला हो चुका है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा नेताओं का दबदबा है। अधिकांश मलाईदार मंत्रालय बीजेपी नेताओं को मिले हैं, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को झुंझुना थमा दिया गया है। संजय राउत के इस बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।
शहजाद पूनावाला ने कहा, एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बना चुकी है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में केवल करप्शन, एम्बिशन, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन है। कोई लाइट बंद करके शपथ समारोह के दिन बैठा हुआ दिखा तो कोई ट्वीट तक नहीं कर पा रहा है, एक शुभकामना तक नहीं दे पा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। शहजादा पूनावाला ने कहा, अब इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर विपक्ष के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुनू मंत्रालय थमा दिया है। ये देश के कल्याण से जुड़े मंत्रालय क्या कांग्रेस और विपक्ष के लिए झुंझुनू होते हैं? भाजपा नेता ने आगे कहा, क्या उनको कुछ मंत्रालय मलाईदार और कुछ मंत्रालय झुंझुनू नजर आते हैं? लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि 24 घंटे पहले संजय राउत आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कमजोर हैं, आपको बैसाखियों की जरूरत है। अब 24 घंटे बाद कह रहे कि झुंझुनू थमा दिया, सबको अपने पास सब कुछ रख लिया, तो आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा, आपको झुंझुनू की परिभाषा समझनी होगी। झुंझुनू वह है जो आपको कांग्रेस की ओर से एलओपी के नाम पर थमा दिया गया है। आपसे इन लोगों ने एलओपी के बारे में फैसला लेने से पहले कुछ नहीं पूछा। कंगना रनौत के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर द्वारा थप्पड़ मारने की घटना पर भाजपा नेता विजय सांपला ने कहा, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्यूटी पर थी और वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी किसी को प्रताड़ित करने या हाथापाई करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए पहनी जाती है। उसे वर्दी का सम्मान करना चाहिए था। इसका समर्थन करने वाले पंजाब को फायदा नहीं पहुंच रहे हैं बल्कि उसे नुकसान में डाल रहे हैं। कंगना रनौत सीआईएसएफ कांस्टेबल वाली घटना में नया मोड़ आ गया है। कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह महिवाल के मुताबिक कुलविंदर कौर ने कहा कि उसने जो भी किया है इसका उसे कोई अफसोस नहीं है। कौर ने कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों और धरने पर बैठी महिलाओं के खिलाफ कंगना रनौत का बयान सामने आया था, जिसमें कंगना ने कहा था कि ये महिलाएं 100 रुपए लेकर धरने पर बैठी है। बता दें कि इस मामले पर कंगना ने कहा था कि घटना के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जब वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पर चेकिंग दौरान दूसरे केबिन पर बैठी महिला सीआईएसएफ कर्मी ने आकर उसे थप्पड़ मार दिया और गालियां देने लगी। कंगना ने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो उसने कहा कि वह किसान आंदोलन को सपोर्ट करती है। कंगना ने कहा है कि पंजाब में जो उग्रवाद व आतंकवाद बढ़ रहा है इसे कैसे हैंडल किया जाएगा, यह एक बड़ा मुद्दा है। एयरपोर्ट पुलिस ने मेरठ से एक 13 साल के नाबालिग को पकड़ा है। आरोप है कि बच्चे ने 4 जून की रात 11:30 बजे दिल्ली पुलिस को एक ईमेल के जरिए एक फ्लाइट में बम होने की जानकारी दी थी। ईमेल में बच्चे ने दिल्ली टू टोरंटो जा रही एयर कनाडा की फ्लाइट में बम रखे जाने की जानकारी दी, जिसके चलते आनन फानन में तमाम एजेंसियां हरकत में आ गई और फ्लाइट को 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक रोकना पड़ा था। अब इसी मामले की जांच के दौरान एयरपोर्ट पुलिस ने एक 13 साल के बच्चे को पकड़ा है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस ईमेल से धमकी दी गई थी उसे महज 1 घंटे पहले ही बनाया गया था। ये मेल उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया गया था। पुलिस ने मेरठ जाकर जब तफ्तीश शुरू की तो सामने आया कि ये मेल 13 वर्षीय एक बच्चे ने किया था। बच्चे ने बताया कि उसको मुंबई की एक फ्लाइट में बम की कॉल मीडिया में देखकर ईमेल करने का आइडिया आया। वो ये जानना चाहता था कि पुलिस उसके मेल को ट्रेस कर पाएगी या नहीं। उसने ये धमकी केवल मौज मस्ती के लिए दी थी। केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही सीएम योगी ने मंत्रियों संग मंगलवार को बैठक की। इस बैठक में यूपी कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यूपी में अब ट्रांसफर पॉलिसी को पास कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों के तबादले किए जा सकेंगे। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट में बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। आज हुई इस बैठक में सरकार ने बलिया के रेसिडा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही यूपी के लखीमपुर जिले में हवाई अड्डा बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वहीं अब IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा। इसके साथ ही 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की भी मंजूरी दी गई है। कानपुर समेत कई जिलों में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने पर भी सरकार पूरा फोकस है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी जग जाहिर है। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार इस तरह की हरकतें की जाती रही है जो दक्षिण कोरिया के लिए परेशानी का सबब बनती रही है। हाल ही में उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिण कोरिया में कचरों से भरे गुब्बारे गिराए गए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अब खबर आ रही है कि दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने उत्तर कोरिया के जवानों पर गोलियां चलाई है। जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर कोरिया के सैनिकों जमीनी सीमा पार की थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की ओर से फायरिंग की गई थी। सीमा पर हुई फायरिंग की जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने मंगलवार को दी है। दोनों देशों के बीच अक्सर रक्तपात और हिंसक झड़पें होती रहती है। दोनों कोरियाई देशों के आपस में बढ़ते तनाव के बीच रविवार को यह घटना हुई। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह घटना ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जानबूझकर सीमा में घुसपैठ नहीं की और न ही उत्तर कोरिया ने जवाब में गोलियां चलाई। भारत ने मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, इथियोपिया के ब्रिक्स समूह में शामिल होने का स्वागत किया। इन देशों के प्रतिनिधियों ने रूस की ओर से आयोजित ब्रिक्स के एक महत्वपूर्ण बैठक में पहली बार हिस्सा लिया। भारत के वरिष्ठ राजनयिक दमू रवि ने पश्चिमी रूस के नोवगोरोद में आयोजित ब्रिक्स समूह के सदस्यों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सोमवार को हुई बैठक 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्रिस्तरीय बैठक थी। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से इसके सदस्य हैं। आमतौर पर विदेश मंत्री ऐसे बैठकों में भाग लेते हैं, क्योंकि एस जयशंकर को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोमवार को ही विदेश मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था, इसलिए वो बैठक में भाग लेने के लिए रूस नहीं जा सके थे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। नीट यूजी 2024 की सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर रहे रेलवे अंडरब्रिज की सड़क मरम्मत का कार्य शुरू। कन्नड़ अभिनेता दर्शन हत्या मामले में गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कुमारस्वामी ने कहा, कर्नाटक के अच्छे दिन शुरू हो गए। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। कैबिनेट में शामिल होंगे कुल 25 मंत्री। कुख्यात गैंगस्टर अबू सलीम को सता रहा जान का खतरा, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर लगाई गुहार। तो इंडिया अलायंस को झुंझुना मिला, संजय राउत के बयान पर भड़की कांग्रेस। शहजादा पूनावाला ने कह डाली ये बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।